देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं हिंदू सभा स्कूल में। हम आपको इतिहास से जानकार करवाने जा रहे हैं। आज ये वो जगह है, ये आज जो आप कमरा देख रहे हैं, वर्ष 1919 में 12 अप्रैल वाले दिन जब यहाँ पर ही मीटिंग हुई थी, यहीं से संदेश गया था कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में सब लोग इकट्ठे होंगे। हमारे साथ हैं विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर प्रोफेसर दरबारी लाल, जो हमें बताएंगे कि इस जगह का इतिहास क्या है और क्या क्या उस दिन हुआ था। प्रोफेसर साहब नमस्कार जी। नमस्कार जी। प्रोफेसर साहब थोड़ा बताएंगे ये क्या इतिहास है, ये हिंदू सभा स्कूल से इस जो खासकर इस कमरे का। देखिए, रॉलेट एक्ट के ख़िलाफ़ सारे हिंदुस्तान के अंदर महात्मा गांधी जी के आह्वान पर एक बहुत बड़ा हड़ताल का प्रबंध किया गया और पहले 30 तारीख थी, फिर 6 अप्रैल को निश्चित हुआ। तो 6 अप्रैल 1919 हिंदुस्तान की तारीख में नेशनल डे है। तो बड़े शांति से अमृतसर के अंदर ये हड़ताल हुई और हड़ताल को करवाने वाले डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू उस ज़माने के बहुत बड़े नेता थे और उनके साथ डॉक्टर सत्यपाल थे। तो जब हड़ताल ख़त्म हो गई तो 7 और 8 तारीख को शांतिपूर्ण ये शहर रहा। 9 तारीख को श्री रामनवमी की शोभा यात्रा थी, जिसमें पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों ने मिलकर एक बहुत बड़ा जुलूस यानी शोभा यात्रा निकाली, जिसकी रहनुमाई डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद बशीर घोड़े पर सवार होकर कर रहे थे और उनके पीछे पीछे हज़ारों लोग चल रहे थे। और आखिर में कुछ मुस्लिम लोग थे जो बहुत बड़ी संख्या में थे और जो टर्किश लिबास पहने हुए नारे लगा रहे थे। सबसे बड़ी घटना ये हुई कि जब वो फव्वारे वाले चौक पहुँचे, एक आदमी दौड़ के पानी का वो बाटा ले आया और उस वहाँ सबको खड़ा कर लिया कि अगर सारे इकट्ठे हो तो इस बाटे में से पानी पियो। तो आप हैरान हो जाएंगे कि जब से हिंदू मुसलमान यहाँ रहने लगे हैं, पहली बार इस अमृतसर की धरती के ऊपर एक बाटे को से सब ने पानी पिया और कस्में खाई कि हम मुल्क की आज़ादी के लिए मिल के लड़ाई लड़ेंगे। खैर वो तरीक ख़त्म हो गई, फिर वहाँ नुकसान हुआ, इन दोनों नेताओं को पकड़ लिया गया। 22 के करीब लोग जो थी वो मारे गए, उनको मस्जिद खैरदीन में रखा गया। दूसरे दिन उनका दाह संस्कार या उनको दफनाने की इजाज़त मिली। 12 तारीख को जिस कमरे में के 12 अप्रैल 1919, हाँ 12 अप्रैल 1919 को पहले ये मीटिंग किसी और जगह करनी थी, मगर वहाँ से फैसला हुआ कि अंग्रेज़ों के कहने पर उन्होंने कहा यहाँ नहीं हो सकती। फिर उस मीटिंग को चेंज करके हिंदू सभा स्कूल की जो मैनेजमेंट थी उसने इजाज़त दे दी। यानी वो भी क्या कर सकते थे, मगर हिंदू सभा स्कूल की उस समय की मैनेजमेंट जो थी वो देश के हितों के साथ खड़ी हुई। मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ज़माना गुज़र गया है तो यहाँ पर मीटिंग हुई जिसमें फ़ैसला लिया गया कि जलियांवाले बाग में 13 तारीख को 4 बजे जलसा होगा। एक गुरदित्ता था और दूसरा भाई बालो था, बालो हलवाई था, और दोनों पीपा खड़का कर सारे शहर में उन्होंने प्रचार किया, जिससे जलियांवाले बाग में हज़ारों की तादाद में लोग पहुँचे। बैसाखी का दिन था, श्री दरबार साहब लोग माथा टेकने के लिए भी आए हुए थे, तब दुर्गाना मंदिर नहीं था। तो इसी तरह वहाँ मेला था पशुओं का, वो बंद कर दी गई मंडी, तो लोग वो भी सारे इधर आ गए। तो जनरल डायर ने वहाँ जा कर के बिना वार्निंग दिए गोली चलाई और जिसमें 379 आदमी उसी समय शहीद हो गए और 1000 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए। ये वो ऐतिहासिक घटना है जिसने सारे मुल्क के अंदर एक हलचल पैदा कर दी। तो 1900 शुरू से लेकर के जब अंग्रेज़ आए 1919 तक अंग्रेज़ों के पास भारत था, मगर जलियांवाले बाग की घटना के बाद भारत महात्मा गांधी के कब्ज़े में आ गया। जो गांधी जी फिर कहते थे लोग वो मानते थे, अंग्रेज़ों की बात नहीं मानते थे। हम इसलिए यहाँ सब आज हाजिर हुए हैं क्योंकि हिंदू सभा स्कूल की बहुत देन है। हमारी राष्ट्रीय आज़ादी जो हमने हासिल की, तो वहाँ हम मस्तक नवाने के लिए और गुज़रे हुए ज़माने के उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए हाज़िर हुए। मैं पंजाब सरकार और राष्ट्रीय सरकार को ये रिक्वेस्ट करूँगा, अनुरोध करता हूँ कि इस ऐतिहासिक
जगह जो है हमारी धरोहर है, इसके निर्माण के लिए, इस कॉलेज की भलाई के लिए इसकी आर्थिक मदद की जाए ताकि इस धरोहर को हज़ारों साल तक हम कायम रख सकें। डॉक्टर साहब, वो जो घटना हुई थी 13 अप्रैल 1919 वाले दिन, बैसाखी वाले दिन का दिन था, तो उसी ने देश की आज़ादी की नींव रखी थी। तो आपने ये बताया कि ये ऐतिहासिक जगह है, 12 अप्रैल को यहाँ पर ही बैठक हुई थी। इतने सालों से ना तो उन लोगों को शहीदी का दर्जा मिल पाया है और ना ही इस ऐतिहासिक जो ऐसी इमारतें हैं उनकी रख रखाव का जो भारत सरकार की ओर से कोई कदम उठाया गया है। नहीं, हम कोशिश करते रहे हैं, अब भी फिर शुरू करेंगे। ऐसे डेमोक्रेटिक सिस्टम इस तरह का है, इसका पहिया आहिस्ता आहिस्ता चलता है। अगर ज़्यादा लोग ज़ोर डालेंगे तो पहिया तेज़ी से चलेगा। मुश्किल ये है कि ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। मैं आपको ईमान से कहता हूँ, 1919 यानी 101 साल पहले जितने लोग जागृत थे और मैदान में आने के लिए तैयार थे, आज लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। उस समय सारी 1,60,000 की आबादी थी। वैसे उसका कारण क्या है? लोग अपने अपने काम में फंस गए हैं। कुछ महंगाई का कारण है, कुछ मजहबों में बट गए। जो एक राष्ट्रीय निशाना था किसी चीज़ को हासिल करने का, उससे लोग गुमराह हो गए हैं। तो लोगों में दोबारा जागृति पैदा करने की ज़रूरत है। लोग एक बार फिर आगे आए, नेता लोग अपना रोल अदा करें। जब बड़े लोग पैसे कमाने लग जाएंगे तो आम आदमी जो है वो भी बेचारा भटक जाता है, तो वो ज़्यादा फिर दिलचस्पी नहीं लेता। हिंदुस्तानी आज भी उसी तरह है जैसे थे पहले, मगर उन लोगों को कोई ले जाने वाला चाहिए। गाड़ी कितने भी डब्बे लगे हों, गाड़ी भरी हुई हो लोगों से, यात्रियों से, जब तक इंजन का आगे चलाने वाला कोई नहीं है तो वो डब्बे वहाँ रहेंगे, लोग भी उधर ही बैठे रहेंगे। सब आपने कहा नेताओं को आगे आना चाहिए। नेता वो काम क्यों करेंगे जिससे उनको खतरा होगा? लोग इकट्ठे हो जाएंगे तो नेताओं की कुर्सियों को खतरा हो जाएगा। वो क्यों चाहेंगे कि लोग इकट्ठे हों? नहीं, लोगों के बीच में रहने का ही नेता को फ़ायदा है। डेमोक्रेसी तो इसीलिए बनी है कि एक नेता जो है उसको हर आदमी आसानी से मिल सके, अपने मन की बात कर सके और जो मुश्किलात हैं उसके इलाके की उनका समाधान कर सके। अगर नेता को मिलना ही नहीं है तो फिर डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी में क्या फ़र्क है? पर सब आपने लंबी राजनीति की है, आपको क्या लगता है तब की राजनीति में और अब की राजनीति में क्या फ़र्क आ गया है? फ़र्क सबसे बड़ा ये है कि हमारे ज़माने में जितने भी नेता हुए, मैं ईमान से कहता हूँ इतने ईमानदार थे कि मिनिस्टर भी रहे और जब उतर गए तो भूखे मर गए, मगर किसी ने कभी किसी से पैसा नहीं लिया। जब नेता कोई कारोबारी काम शुरू साथ कर देते हैं तो फिर जिस तरह धर्म नुकसान करता है सियासत का, इसी तरह जो पैसा कमाने का ट्रेंड है उससे भी लोगों का नुकसान होना शुरू हो जाता है। वो अपने काम में लग जाता है दौलत पैदा करने में और लोगों की तरफ उसकी तवज्जो नहीं रहती। आपको लगता नहीं जो आज के नेता हैं वो सभी इस काम में लगे हैं? किसी का ट्रांसपोर्ट चल रहा है, किसी का कोई शराब का ठेका है, किसी की फैक्ट्री चल रही है, कोई और तरह से पैसे कमा रहा है। अब मैं उस क्या कह सकता हूँ आपके वो कहेंगे कि आप क्यों नहीं कहेंगे? देखिए, आप विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर रहे हैं, आप 3 बार विधायक रहे हैं, आप नहीं कहें तो कौन कहेगा? क्यों भाई लड़ाई को आते हो? नहीं, देखिए, ये देश हमारा है, ये समाज हमारा है, इसका सुधार करना हमारी जिम्मेदारी है, कोई बाहर से आके नहीं करेगा। तो जो भी लोग हैं, जिस तरह के लोग होंगे उस तरह के नेता पैदा होंगे, जिस तरह की धरती होगी उसी तरह का अनाज पैदा होगा। अगर लोग ये बड़ा राजनीतिक सा सवाल दे रहे हैं, डिप्लोमेटिक सा आप जवाब दे रहे हैं, पर सब मेरा एक सवाल ये है, जो हमारे जिन शहीद जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी इस देश को आज़ाद कराने के लिए, जो सपना उन्होंने देखा था भी कैसा होगा हमारा देश। भगत सिंह ने भी कहा था मुझे आज़ादी तो मिल जाएगी, चिंता नहीं है। क्या इस आज़ादी को संभाल पाएंगे? ये कहाँ तक बात सच हुई है? देखिए, मुल्क में पिछले 74 सालों से मुल्क चला है। मुझे वो ज़माना याद है, अंग्रेज़ों का समय, 1947 से पहले हिंदुस्तान के अंदर एक सुई नहीं बनती थी। सिलाई जो है ये बाहर से आती थी, मगर आज़ादी के बाद हमने यहाँ डैम बनाए, जहाज़ बनाए, सब कुछ बना। मेरा प्रसव सवाल ये है, क्या हमारे जो शहीद हुए उनके सपनों का भारत बन पाया या नहीं? देखिए, कुछ कमियां हैं, वो दिन दूर नहीं होंगे जब अच्छे लोग आगे आएंगे तो उनके सपनों को हम साकार करेंगे।
देखिए प्रोफेसर दरबारी लाल हैं, 3 बार विधायक रहे हैं, विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर रहे हैं। बड़ा ही डिप्लोमेटिक सा इन्होंने जवाब दिया है कि लोगों को जागरूक होना होगा। लोगों अब कैसे जागरूक होंगे ये तो शायद यही बता सकते हैं। हम आप उस कमरे में आपको ले चलेंगे जहाँ पर ये मीटिंग हुई थी। ये देखिए, ये है वो कमरा जहाँ पर वो मीटिंग हुई थी। उस दिन 12 अप्रैल 1919 वाले दिन यहाँ पर तमाम लोग बैठते हैं और ये सारी यहाँ पर बैठ के रणनीति बनाई जाती है कि आखिरकार उस दिन क्या होगा। हम प्रोफेसर से एक और सवाल पूछेंगे। प्रोफेसर, हमारा देश है वो एशिया के महाभ्रष्ट देशों में उसकी गिनती होने लगी है, उसमें क्या कहना है आपका? नहीं, मुल्क जो है वो आगे से आर्थिक तौर पर भी मजबूत हुआ है। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी इंडस्ट्री लगी है, लोग कारोबार करने लगे हैं। वो दिन दूर नहीं है, हिंदुस्तान का भविष्य आज भी उज्जवल है। मेरा सवाल आप शायद समझ नहीं पाए जी। भ्रष्टाचार में हम बहुत ऊपर आ गए हैं। देखिए, भ्रष्टाचार सिर्फ धन लेने का नाम भ्रष्टाचार नहीं है। ये संस्कृत का शब्द है भ्रष्ट जमा आचार। जिसका समूचे समाज में ही आचार गलत हो वो भ्रष्टाचारी होता है। तो समाज ही जब बिगड़ जाएगा तो फिर धन इकट्ठा करने वाले, ये रेप करने वाले, लूट खसूट करने वाले से भी सारे उसी में आते हैं। तो भ्रष्टाचार कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसको हटाया नहीं जा सकता। सरकार मन बनाए, भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाए। पैसा लेने वाला जिम्मेदार है, देने वाला बेचारा कैसे जिम्मेदार है? देने वाला तो मजबूर होता है, तो उसको मजबूर एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो सिस्टम जो हिंदुस्तान का है, प्रशासनिक सिस्टम, उसमें सुधार होना चाहिए। न्यायिक प्रणाली में सुधार होना चाहिए। न्यायिक प्रणाली में 50-50 साल से एक केस लगा हुआ है, वो हल नहीं होता। आज मैं आपको बताऊं कि 3.5 करोड़ केस कोर्टों में पड़े हुए हैं। कब से पड़े हुए हैं? 20 साल, 25 साल। एक 1951 का केस है। तो सिस्टम को ठीक करें। आप सिस्टम को ठीक कर लेंगे, मुल्क अपने आप सुधर जाएगा। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे प्रोफेसर दरबारी लाल। देखिए, हमने आपको वो जगह दिखाने की कोशिश की है जहाँ पर 1919 में 12 अप्रैल को यहाँ पर मीटिंग होती है। यहीं से फिर जलियांवाले बाग को लोग जाते हैं जहाँ पर जनरल डायर की ओर से निहत्थे लोगों पर गोली चलाई जाती है और कितने लोग मर जाते हैं। वहीं से देश की आज़ादी की नींव रखी गई थी। अमृतसर से D4 न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।